खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। यूपी के फिरोजाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अपराधी को पकड़ने उसके घर गई पुलिस टीम पर अपराधी के भाई ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब घंटे भर तक यह हंगामा चलता रहा। फायरिंग के चलते पुलिस की टीम वापस लौट आई। खबर के मुताबिक लूट की वारदात में शामिल एक बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस आरोपी के घर पहुंची। घर पर आरोपी तो मिला नहीं, उल्टे उसका भाई हाथ में तमंचा लेकर छत पर चढ़ गया और पुलिस वालों पर गोलियां दागने लगा। इस शख्स की दबंगई के आगे यूपी पुलिस के हौसले पस्त पड़ गए और अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग खड़ी हुई। इसके बाद पुलिस पर फायरिंग करने वाला ये शख्स भी मौके से फरार हो गया और अब पुलिस दोनों भाइयों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक गुट के छात्रों ने दूसरे गुट के छात्रों को बुरी तरह पीटा। छात्रों की गुंडागर्दी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। आधे घंटे तक छात्र इस हंगामे के चलते अफरा तफरी मची रही। छात्रों के बीच मारपीट की घटना भिंड के सिटी कोतवाली इलाके में हाउसिंग कॉलोनी में हुई। ये सभी छात्र एक कोचिंग सेंटर के हैं। इस इलाके में अवैध रूप से कोचिंग सेंटर्स चलते हैं और आए दिन किसी न किसी बात पर छात्रों में आपस में मारपीट होती है। यूपी के शामली में एक निजी नर्सिंग होम के भीतर से मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यहां इलाज के लिए आए एक मरीज के परिजनों और नर्सिंग होम के कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जाता है कि एक युवक ने नर्सिंग होम में अपने हाथ पर प्लास्टर लगवाया था। आज वो हाथ चेक कराने पहुंचा तो डॉक्टर से दर्द की शिकायत करते हुए गलत ढंग से प्लास्टर चढ़ाने की शिकायत की। इसी बात पर नर्सिंग होम के कर्मचारी भड़क गए। नर्सिंग होम के कर्मचारियों से बहस के बाद युवक उस समय तो चला गया, लेकिन बाद में अपने परिजनों के साथ दोबारा अस्पताल पहुंचा और कर्मचारियों से भिड़ गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यूपी के फिरोजाबाद में गुस्साए लोगों ने जेब काटते हुए एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा और फिर उसकी जमकर पिटाई की गई। शिकोहाबाद इलाके में ये युवक एक शख्स की जेब काट रहा था। इसी दौरान लोगों ने इसे पकड़ लिया और पीट दिया। राजस्थान के झालावाड़ से एक शोरूम के अंदर हुई मारपीट और लूटपाट की सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं। भवानी मंडी में बजाज शोरूम के मालिक के साथ 6 लड़कों ने मारपीट की। शोरूम के मालिक महेश पर ये सारे लड़के एक साथ टूट पड़े। शोरूम के अंदर घुसे इन लड़कों के अचानक हमले से शोरूम मालिक संभल नहीं पाए। वो जब तक कुछ समझ पाते हमलावरों ने बुरी तरह से उन्हें पीटना शुरू कर दिया था। मारपीट के दौरान ही पीली शर्ट वाला एक लड़का शोरूम के गले में हाथ डालता है और उसमें रखे टूट पड़े। शोरूम के अंदर घुसे इन लड़कों के अचानक हमले से शोरूम मालिक संभल नहीं पाए। वो जब तक कुछ समझ पाते हमलावरों ने बुरी तरह से उन्हें पीटना शुरू कर दिया था। मारपीट के दौरान ही पीली शर्ट वाला एक लड़का शोरूम के गले में हाथ डालता है और उसमें रखे 1.5 लाख रुपए निकाल लेता है। दरअसल शोरूम मालिक का प्रहलाद नाम के एक शख्स से रुपयों के लेन देन को लेकर झगड़ा था। उसी को लेकर प्रहलाद अपने साथियों के साथ शोरूम पहुंचा और महेश के साथ मारपीट की। उत्तराखंड के टिहरी में यात्रियों से भरी एक बस नदी में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में 33 लोग सवार थे, जिनमें से 16 के मरने की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। ये बस ऋषिकेश से श्रीनगर जा रही थी। टिहरी जिले में नेशनल हाईवे 58 पर जोयालगढ़ मुलेथा इलाके में अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नदी में जा गिरी। बस में फंसे 8 लोगों को निकालकर घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीनगर में हुए इस हादसे में बस हादसे पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शोक जाहिर किया है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मरने वालों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। यूपी के जौनपुर में एक प्राइवेट स्कूल की बस पलट जाने से 32 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर एक बाइक को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने छात्र को कुचलने वाले टैंकर, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। दूधू कर जलते इस टैंकर ने साइकिल से जा रहे 8वीं क्लास के छात्र को रौंद दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सबसे पहले टैंकर को आग लगाई, उसके बाद एक-एक करके बाकी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। लोगों ने मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। साथ ही 2 बाइक्स भी फूंक दी गई। हंगामे पर काबू पाने और पुलिस से भी मारपीट की गई। हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। राजस्थान के उदयपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुखेर इलाके में एक कार में भीषण आग लग गई। कार का ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के बाद कुछ ही दूर चला था कि कार में आग लग गई। आग लगने के बाद कार में जोरदार धमाका भी हुआ। गनीमत रही कि आग लगने के बाद धमाके की यह घटना पेट्रोल भरवाते समय नहीं हुई, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हादसे के समय कार में 2 लोग सवार थे, जो आग लगते ही कार से सुरक्षित बाहर आ गए।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोदी का मैजिक चला और एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल कर ली। एबीवीपी के उम्मीदवारों ने छात्र संघ के चारों पदों पर कब्जा करके एनएसयूआई को करारी शिकस्त दी है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के मोहित नागर ने जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के ही प्रवेश मलिक ने बाजी मारी। सचिव के पद पर कनिका शेखावत जीती, जबकि संयुक्त सचिव के पद पर आशुतोष माथुर विजय हुए। अध्यक्ष पद पर जीते एबीवीपी के मोहित नागर को 20,718 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के कैंडिडेट को 19,804 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के प्रवेश मलिक ने 21,935 वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को 14,076 वोट मिले। सचिव के पद पर एबीवीपी की कनिका शेखावत को 18,671 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एनएसयूआई की उम्मीदवार ने 15,649 वोट हासिल किए। संयुक्त सचिव के पद पर एबीवीपी के आशुतोष माथुर को 23,123 वोट मिले, जबकि एनएसयूआई की उम्मीदवार को 12,065 वोट मिले। डीयू छात्र संघ चुनाव में शानदार जीत के बाद एबीवीपी के छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ छात्र खूब नाचे। डीयू छात्र संघ अध्यक्ष मोहित नागर ने इस जीत को छात्रों और कार्यकर्ताओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि हम पूरे साल छात्रों के बीच रहे, उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ी, इसीलिए छात्रों ने मैंडेट दिया। हर एक कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हमें सपोर्ट करा, उन्होंने एक राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। जो हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी है, उनके साथ खड़े रहे, वो भी समझते हैं कि जो हमारे साथ खड़ा है उनका हम समर्थन करें। छात्र संघ अध्यक्ष मोहित नागर ने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा कि हॉस्टल के साथ नए कॉलेज बनाने की मांग के साथ मेट्रो में छात्रों के लिए पास में छूट का मुद्दा भी उठाएंगे। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने 18 साल बाद इस तरह से एक तरफा जीत का कारनामा दोहराया है और कांग्रेस से जुड़ी एनएसयूआई का खाता भी नहीं खुला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस जीत पर एबीवीपी के नेताओं को बधाई दी। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में डीयू में एबीवीपी की शानदार जीत का जश्न मनाया गया। इस जश्न में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, सांसद रमेश विदुड़ी समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज 9 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 33 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इन वोटों के नतीजे 16 सितंबर को आएंगे। जिन 3 सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए उनमें वडोदरा, मैनपुरी और मेडक की सीटें शामिल हैं। वडोदरा सीट नरेंद्र मोदी ने छोड़ी थी, जबकि मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव ने और मेडक सीट के चंद्रशेखर राव ने छोड़ी थी। लोकसभा उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 33 सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें यूपी की 11, गुजरात की 9, राजस्थान की 4 और असम की 3 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 2, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर भी विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ 11 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इन विधानसभा सीटों में नोएडा, सहारनपुर नगर, बिजनौर, लखनऊ ईस्ट, ठाकुरद्वारा, निघासन, हमीरपुर, चरखारी, सिराथू, बल्हा और रोहनिया शामिल हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी वोट डाला। उनकी बहू और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव भी परिवार के साथ वोट डालने पहुंची। उन्होंने उपचुनाव में पार्टी की जीत का भरोसा जताया। तो वहीं कोलकाता में उपचुनाव के दौरान टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए। चौरंगी और बशीरहाट दक्षिणी विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान ये हंगामा हुआ और कई लोग घायल भी हुए। चुनाव आयोग ने वडोदरा से कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रावत के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नरेंद्र रावत पर मतदान के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। वडोदरा में नरेंद्र रावत ने पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ सेल्फी खींची थी। वो वोट देकर जैसे ही बाहर लौटे तो मतदाताओं की कतार के पास उन्होंने खुद की फोटो खींची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 15 मंत्रियों से बेहद नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नजमा हेपतुल्ला, मेनका गांधी, हरसिमरत कौर, थावरचंद गहलोत, कलराज मिश्र और किशन पाल गुर्जर सहित 15 मंत्रियों से खफा हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों से सरकार के 100 दिन के पूरा होने पर अपने अपने मंत्रालयों के रिपोर्ट कार्ड देने को कहा था, लेकिन 15 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री का निर्देश नहीं माना। खबर है कि मोदी बेहद नाराज हो गए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों को लेकर समझौता होने की खबर है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से कांग्रेस 164 और एनसीपी 124 सीट पर चुनाव लड़ेगी।
2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 174 और एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। कांग्रेस इसी फॉर्मूले पर फिर से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन एनसीपी तैयार नहीं थी। अब खबर मिल रही है कि पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस एनसीपी को 10 ज्यादा सीटें देने के लिए राजी हो गई है। 2009 में कांग्रेस ने 174 में 82 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी के खाते में 114 में से 62 सीटें आई। महाराष्ट्र में इस वक्त दोनों की गठबंधन सरकार है। तो वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर हालात बनते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तक वो पीएम का सपना नहीं देखने की बात कर रहे थे। शहरी विकास मंत्रालय के आदेश के बाद एनडीएमसी ने बंगला खाली नहीं करने पर 20 पूर्व सांसदों की बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के बंगले का कनेक्शन काटने पर आरएलडी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा को बैंगलोर के आरटी नगर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। कार्तिक पर कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री से रेप और धोखाधड़ी का आरोप है। एनसीपी नेता लक्ष्मण राव डोभले पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में इस मामले में केस दर्ज किया गया। डोभले महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार में जलापूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं। पीड़ित महिला आरोप लगा रही है कि एनसीपी नेता लक्ष्मण राव ने धोखे से उसकी अश्लील तस्वीरें खींची और फिर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसके साथ 3 बार बलात्कार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने असमी गायक और फिल्म निर्माता सदानंद गोगोई को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। उन पर फंड के गलत इस्तेमाल और साजिश रचने का आरोप है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने गोगोई को पूछताछ के लिए चौथी बार सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित दफ्तर बुलाया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर सरकार के 7 मंत्रियों में एक डेलीगेशन ने पीएम आवास में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री से वहां के हालात पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद फैलने वाली महामारी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस डूब गया है। इंडिया न्यूज सबसे पहले सेना के बादामी बाग कैंट एरिया तक पहुंचा। अपने बेस के जलमग्न होने के बाद सेना राहत और बचाव में जुट गई है। बादामी बाग कैंटोनमेंट एरिया बाढ़ से काफी तबाह हो चुका है। पूरा इलाका जलमग्न है। स्कूल से लेकर मैदान तक पानी ही पानी है। श्रीनगर में झेलम ने भारी तबाही मचाई है। इंडिया न्यूज की टीम झेलम के किनारे बसे गांव तक पहुंची, जहां घर का एक बच्चा बेहद बीमार है, लेकिन अब तक वहां मदद नहीं पहुंची। इंडिया न्यूज की टीम को देखकर परिवार को राहत की एक नई उम्मीद नजर आई। इंडिया न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक पहुंच रही है जहां अब तक कोई भी नहीं पहुंचा है। ऐसी ही एक टीम श्वेतांग इलाके का जायजा लेने के लिए पहुंची, जहां हफ्ते भर से करीब 5000 लोग राहत की आस लगाए बैठे हैं। इंडिया न्यूज ने श्रीनगर के श्वेतांग इलाके का जायजा लिया। यहां के लोगों ने बताया कि पीने का पानी न होने के चलते लोग मजबूरी में सड़कों पर जमा पानी उबाल कर पी रहे हैं। इंडिया न्यूज की एक और टीम श्रीनगर के गुरुद्वारे में पहुंची, जहां पर बाढ़ से बचाकर ला गए लोगों को रखा गया है। इसके अलावा हाजी मोहल्ले में भी हमारी टीम पहुंची। यहां पर कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और इसीलिए लोग घर छोड़कर सड़कों पर रह रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने श्रीनगर के रेलवे स्टेशन का भी जायजा लिया। रेलवे स्टेशन के आसपास पानी भरा हुआ है। स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा है। इंडिया न्यूज की टीम श्रीनगर में एयरफोर्स के बेस कैंप में भी पहुंची, जहां पर सैकड़ों टूरिस्ट को रेस्क्यू करके लाया गया है। एयरबेस कैंप में हर घंटे 17 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उड़ान भर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के पानी का स्तर घटने से राहत और बचाव के काम में तेजी आई है। करीब 5 लाख लोग अभी भी घाटी के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 250 के पार चला गया है। जम्मू कश्मीर में बिगड़े हालात के बीच सेना, एयरफोर्स और सूबे के प्रशासन की ओर से लगातार राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। रात भर सेना के जवान बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और उनका नाम पता पूछकर लोकल प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। बाढ़ में मरने वाले शख्स के परिजन को 3.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जिन लोगों के घर बर्बाद हुए हैं उन्हें पहली किस्त के तौर पर 75,000 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को बीएसएनएल नेटवर्क में मुफ्त में बात करने की सुविधा दी है। बीएसएनएल की ये सेवा जो है ये 1 हफ्ते तक फ्री में बात करने की दी जा रही है।
आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। जम्मू कश्मीर में आई तबाही की वजह से उन्होंने अपना ये कार्यक्रम रद्द कर दिया है। 16 सितंबर को पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे डिनर पर द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं, जिसमें अरुणाचल और सीमा विवाद पर बातचीत होगी। मोदी खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को पड़ने वाले उनके 64वें जन्मदिन के लिए उनकी मां हीराबेन ने खास लड्डू बनाए हैं। उनके भाई के घर में भी जन्मदिन की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 27 अगस्त को उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, तब से वो अस्पताल में थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। दोनों ने गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया। शुक्रवार को ही उनका निधन हुआ था। महंत अवैधनाथ के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। उनके निधन से गोरखपुर में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में शोक की लहर है। गोरखपुर में 2 दिन तक सभी सर्राफा बाजार, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाकाल के दर पर माथा टेका। शाह ने काफी देर तक विधि विधान से पूजा की। उनके दौरे को गोपनीय रखा गया था। इस दौरान मंदिर के पास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मध्य प्रदेश के दमोह में एक युवक को चोरी के आरोप से खुद को बेकसूर साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पंचायत के आदेश पर युवक को खौलते तेल की कढ़ाई में हाथ डालकर एक पत्थर निकालना था। उसकी हथेली जलती तो वो चोर माना जाता। युवक ने खौलते तेल से भरी कड़ाही में हाथ डालकर पत्थर निकाला और पंचायत के मुखिया को थमा दिया। गनीमत रही कि ऐसा करने पर भी युवक के हाथ जले नहीं, वरना उस पर लगा चोरी का आरोप साबित हो जाता और उसे सजा भुगतनी पड़ती। अग्नि परीक्षा का ये सिलसिला दमोह के किल्लाई गांव में परधी समाज में सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए कभी किसी स्तर पर पहल नहीं की गई। कई बार इस कवायद में लोगों के हाथ बुरी तरह से झुलस जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। मुजफ्फरनगर में एक केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 2 कर्मचारियों के मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा केमिकल के टैंकर में वेल्डिंग के दौरान विस्फोट होने से हुआ। यूपी के हापुड़ में सीवर लाइन की सफाई के दौरान हुई जहरीली गैस के रिसाव से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद ठेकेदार फरार हो गया है। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से 31 किलो सीवर लाइन की सफाई के दौरान हुई जहरीली गैस के रिसाव से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद ठेकेदार फरार हो गया है। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से 31 किलो हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अफगानी मूल का शख्स शामिल है। बरामद हेरोइन की कीमत लगभग 130 करोड़ रुपए है। दिल्ली के मायापुरी इलाके में पुलिस ने फर्जी कागजात पर बैंक से 40 लाख का होम लोन कराने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 12 मोबाइल फोन, 1,80,000 कैश, कई चेक बुक्स, पासबुक्स और 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक कोठी में काम करने वाली 16 साल की नौकरानी की मौत का संदिग्ध मामला सामने आया है। 16 साल की सीमा पिछले कई महीनों से यहां काम कर रही थी। सीमा के घर वालों के मुताबिक उसकी हत्या की गई है। सीमा की मौत के बाद उसके परिजन कई सवाल उठा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि सीमा की मौत के वक्त कोठी में मालिक का बेटा और उसके दोस्त मौजूद थे। उनके अलावा एक और नौकरानी भी थी। गाजियाबाद की डीएलएफ कॉलोनी के एक घर के भीतर प्रेमी जोड़े की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की गला दबाकर जबकि युवक की गोली मारकर हत्या की गई। युवक की पहचान दिल्ली निवासी अमित के रूप में हुई है, जो कि प्रॉपर्टी एजेंट था। युवक के अलावा युवती की पहचान प्रियंका के रूप में हुई है, जो कि मेरठ की रहने वाली थी और बैंकिंग की तैयारी कर रही थी। जिस फ्लैट में दोनों की लाशें मिली हैं वो अमित के मालिक का है, जो प्रॉपर्टी डीलर है। इन लाशों का पता तब चला जब शराब के नशे में कुछ लोगों ने फ्लैट को खाली समझकर इस घर में घुसने की कोशिश की। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। लखनऊ के थाना कैंट इलाके में लोको सर्विस स्टेशन के पास नशे की हालत में लड़की पड़ी हुई मिली थी। पुलिस ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया है। लड़की ने अपने एक साथी पर नशीली चीज खिलाकर रेप करने का आरोप लगाया।
लड़की के मुताबिक वो गोरखपुर की रहने वाली है। वो करीब हफ्ते भर पहले लखनऊ आई थी और चारबाग रेलवे स्टेशन के पास रह रही थी। वहीं से उसे उसका दोस्त घुमाने के बहाने ले गया और नशीली चीज खिलाकर उसके साथ रेप किया। गाजियाबाद के मुरादनगर में यूपी एसटीएफ की टीम ने एक नकली फूड सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने फूड सप्लीमेंट के सैंपल की जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कारीगरों को हिरासत में लिया है। इलाहाबाद में बदमाशों ने एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी। मॉर्निंग वॉक पर निकले रूरल इंजीनियर सर्विसेज के इंजीनियर को उनके ही घर के सामने गोली मार दी गई। हत्या के पीछे ठेकेदारों से हुए विवाद को वजह माना जा रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर के तांडा इलाके में भारी बारिश के बीच एक सिरफिरा शख्स 500 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जोर जोर से बारिश रोकने की गुहार लगाने लगा। घंटों बाद फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से इस शख्स को वहां से नीचे उतारा गया। कानपुर के डबकेश्वर महादेव घाट में आर्मी को खुदाई के दौरान बेशकीमती मुगल कालीन सिक्के मिले। सेना ने सभी सिक्के प्रशासन के हवाले कर दिए। पूरा इलाका आर्मी ने टेक ओवर कर रखा है। दिल्ली मेट्रो में डोरेमोन, छोटा भीम, चाचा चौधरी जैसे कार्टून किरदारों के जरिए मेट्रो की सफाई, सुरक्षा और मेट्रो के नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। मेट्रो प्रबंधन ने वीडियो बनाने की भी तैयारी की है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रामलीला की तैयारी शुरू हो गई है। दशहरे में रावण दहन के मौके पर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, फिल्म अभिनेता गोविंदा और रवीना टंडन भी मौजूद रहेंगे। अभी पीएम मोदी के पहुंचने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। टीम इंडिया के क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार ने अपने शहर मेरठ में शिव हनुमान मंदिर में परिवार के साथ पूजा की। उनके पिता ने बताया कि दादी के श्राद्ध के मौके पर यह पूजा रखी गई थी।